हेलो दर्शकों, झलक सीरियल में स्वागत है आप सभी का। आज के इंटरेस्टिंग एपिसोड में होने वाले बहुत बड़ा धमाका। लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। जहाँ पे हम देखते हैं कि पराशर जो होता है वो झनक को गाड़ी में बिठा के ऋषि की शादी के एड्रेस पे पहुंचने की कोशिश करता है। जहाँ पे झनक बोलती है, बाबूजी मुझे सरकारी अस्पताल में लेके चल के भर्ती करवा दो, हमारा ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। पराशर बोलता है, बेटिया प्लीज़ खर्चे की चिंता तू मत कर, मैं यहाँ पे हूँ ना, तेरा बाबूजी जब तक ज़िंदा है वो सब कुछ संभाल लेगा, बस तुझे कुछ नहीं होना चाहिए। तभी झनक बोलते, बाबूजी मेरा शरीर बहुत हल्का हल्का लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है मैं बच पाऊँगी, ऐसा लग रहा है मेरी सांसें थम जाएंगी, मैं अपनी अम्मा के पास चली जाऊँगी। तभी पराशर बोलता है, ये बिटिया तू क्या फालतू गिरी कर रही, क्या फालतू बातें बोल रही हूँ। तभी यहाँ पे वीर मंगल दामू बोलते हैं, अरे उसको बहुत बुखार है ना, उसका शरीर तप रहा है, इसलिए वो बेहोशी की हालत में कुछ भी बोल रही है। पराशर भैया आप इतना सीरियस मत मानो। पराशर बोलता है, मंगल वीर मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर बिटिया को कुछ भी हो गया तो मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊँगा। तभी यहाँ पे ऋषि जो होता है वो बोलता है, अदिति से, अदिति मेरा फ़ोन दो ज़रा। अदिति बोलती है, आज के दिन तुम क्या करोगे फ़ोन लेके ऋषि, अगर फ़ोन से 2 घंटे दूर नहीं रह सकते। तभी यहाँ ऋषि बोलते हैं, मेरा इंपॉर्टेंट काम है प्लीज़ दो। पर अदिति मना कर देती है। एक देख के उसकी काकी यानी पायल बोलती, बहुत अच्छा करी हो अदिति, तुम ऋषि पे ऐसे ही पाबंदियाँ लगाओ, शादी से पहले तो हमारी किसी की नहीं सुनता था, अच्छा रहेगा कि शादी की बात तुम्हारी सुने। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है कि अदिति ये मजाक का टाइम नहीं है, मैं सच में बोल रहा हूँ, मेरा फ़ोन दो, किसी ऑफिस से कॉल आ गया, किसी का बहुत बड़े केस का कॉल आ गया, सर का कॉल आ गया, तो मैं कैसे हैंडल करूँगा। अदिति बोलती, किसी का कॉल नहीं आएगा, सबको पता है आज तुम्हारी शादी है एंड ऑलरेडी तुमने सब कुछ बता के रखा है और बाकी सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं, फिर तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि कॉल आएगा, तुम्हारी गलत फहमी है, गलत फहमी से तुम बाहर आओ। तो फिर ऋषि बोलता है, लेकिन मिश्रा जी तो नहीं आया है ना। अदिति बोलती, बट वो कॉल क्यों करेंगे, बाकी सब तो इन्फॉर्म कर देंगे। ऋषि तुम बहुत सोच रहे हो, प्लीज़ डोंट बी ओवर थिंक। तभी हम देखते हैं पराशर जो होता है वो शादी के एड्रेस पे पहुंच जाता है हॉल पे। वो बोलता है, चलो अभी हमें जल्द से जल्द जाके दामाद बाबू को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे नीलू आती है और ऋषि को बोलती, बहुत अच्छा कर रही हो अदिति, और वैसे ही तुम लोगों का अगर ये अच्छे से प्यार मोहब्बत वाली बातें हो गई तो हम थोड़े बहुत फ़ोटो खींच लें, बाकी ये सब फूलों के साथ तो खेलने के लिए तो रात में भी टाइम है। जहाँ पे ऋषि और अदिति भी शर्मा जाते हैं। उसके बाद नीलू जो होती है उनके साथ एक फ़ोटो अपना क्लिक कराती है। तभी पराशर बोलता है कि वीर मंगल दामू कौन जाएगा पता करने के लिए। तभी मंगल जो होता है मना कर देता है, बोलता है कि बिटिया को ऐसी हालत में छोड़ के कैसे हम अंदर जा सकते हैं, भला ये उचित नहीं लग रहा है हमको। उसके बाद ऋषि और अदिति का भी फ़ोटो क्लिक होता है फुल फैमिली के साथ सारे। तभी पराशर बोलता है, पर कछुना करके जाना तो पड़ेगा, हम इस शहर में कोनो भी अस्पताल नहीं जानते, हम कहाँ पे जाके बिटिया को एडमिट कराएंगे, हमको कुछ भी नहीं पता है, हमें अंदर जाके शहरी बाबू को बताना पड़ेगा, दामाद बाबू को, कि झनक बिटिया की हालत जो है ख़राब है, चलो बिटिया को उठाओ लेके चलते हैं। उसके बाद पराशर जो होता है अपना कदम बढ़ाता है और वह जाता है। झनक लेटी रहती है और झनक को उधर से बोलता है, चलो बेटा हम आ गए। तभी झनक बोलती, कहाँ पे, शहरी बाबू के घर आ गए क्या। पराशर बोलता है, हाँ बेटिया चलो। ये देख के झनक को एकदम शौक आ जाता है और वो गिरने लगता है, लड़खड़ाने लगती है। तभी बोलती, मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ। दूसरी तरफ यहाँ पे ऋषि और अनिरुद्ध भी जा रहे हैं। ऋषि और अदिति को आशीर्वाद देते हैं और उसके साथ एक अच्छा सा फ़ोटो क्लिक कराते हैं। तभी और बाकी घर में सभी लोग खुश रहते हैं शादी। लेकिन यहाँ पे झनक जो होती है पाँव लड़खड़ाने लगते हैं। पराशर बोलता है, क्या हुआ बेटिया, अपने आप को संभालो। झनक बोलती, बाबूजी आप यहाँ पे क्यों आए हैं, आज हमें यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, शहरी बाबू का आज बहुत बड़ा दिन है, चलो। तभी पराशर बोलता है, अरे मुझे पता है तुझे धक्का लगा ना, शहरी बाबू यहाँ सब लोग फंक्शन में जश्न मना रहे हैं, तू उधर बीमार है, कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है, इसलिए तेरा जी घबरा रहा है ना, सब समझ में आता है। तभी झनक बोलती है, ऐसी बात नहीं है बाबूजी, मेरा जी नहीं घबरा रहा है, मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहती हूँ कि हमें चलना चाहिए यहाँ से, हम यहाँ नहीं रह सकते। तभी यहाँ पे पराशर बोलते हैं, क्या हुआ बेटिया, कोनो बात है क्या जो तुमको सताई जा रही है। तभी झनक बोलती है, मुझे लगता है वो समय आ गया जिस बात को मैं अब तक छिपा रही थी, मुझे बताना ही पड़ेगा आपको वो बात, और मेरे पास अब ज़्यादा रास्ता नहीं है। तभी यहाँ पे अर्शी जाती है और अदिति को बोलती है, अदिति तुम पग फेरे के लिए आओगी कि नहीं शादी के बाद। तभी अदिति बोलती है, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं, ऋषि की फैमिली से पूछो ना। अर्शी बोलती, व्हाट डू यू मीन फैमिली से पूछो, तुम अपने डिसीजन ले सकते हो, बोथ आर मैच्योर ना, सो मैं तुम लोगों से नहीं पूछूंगी तो फैमिली वालों से क्यों पूछूंगी, मेरे को तो ये बात नहीं समझ में आती। और वैसे भी हनीमून पे चले जाना, टिकटें बुक करा दिया है मैंने। ऋषि बोलता है, बट अंकल मेरे पास तो टाइम नहीं है। अनिरुद्ध बोलता है, टाइम तो निकालना ही पड़ेगा। उसके बाद झनक बोलती, चलिए आज आप लोग भी सच्चाई देख ही लीजिए, चलिए मेरे साथ। उसके बाद पराशर और वीर मंगल दामू जो थे झनक को पकड़ के अंदर लेके जाते हैं। झनक भी सोच रही थी कि अगर आज सच्चाई सबको पता चल जाएगी तो शायद हमेशा के लिए ये बात ही ख़त्म हो जाएगी।
पर अनिरुद्ध के फोर्स करने पे अनिरुद्ध बोलता है तुम लोग टाइम नहीं निकालोगे तो कौन निकालेगा, आई थिंक यू हैव टू गो एंड स्पेंड विद द गुड मेमोरीज। उसके बाद ये बोल के लोग चले जाते हैं। जैसे ही झनक वहाँ पे एंट्री करती है और ऋषि की नज़र जो होती है झनक पे पड़ती है। यहाँ पे पराशर जो होता है दामाद बाबू के क्या आवाज़ देता है। ऋषि पूरी तरह से शॉक हो जाता है। अदिति के मानो पैर थरथराने लगते हैं। अदिति सोचती है आखिर ये लोग यहाँ पे पहुँच गए। पुतुल झनक को देख के थोड़ी डर जाती है क्योंकि झनक की हालत बिल्कुल भी सही नहीं रहती है। और सभी लोग जो होते हैं, सारे बाराती जितने भी लोग होते हैं, मुड़ मुड़ के पराशर को देख रहे होते हैं। पराशर बोलता है कि दामाद बाबू आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, यहाँ बिटिया की हालत इतनी ख़राब है और आप वहाँ पे हो। ऋषि जो होता है तुरंत दौड़ के जाता है और पूछता है झनक आ रही हो क्या हुआ तुम्हें, तुम कुछ बता क्यों नहीं रही हो। जेठू भी जो होते हैं वो पहुँचते हैं और वो पूछते हैं कि झनक सब कुछ ठीक है कि नहीं बेटा। झनक बोलती है कि शैरी बाबू मैं ठीक हूँ, बस तबीयत ख़राब थी, इसके लिए बाबूजी माने नहीं और वो मुझे यहाँ पे लेके चले आए हैं। तब ये यहाँ पे बताते हैं पराशर कि कैसे आपका हम गए थे आपके घर, वहाँ से एड्रेस मिला आप लोगों का, इसलिए हमें यहाँ आना पड़ा। बिटिया की हालत इतनी ख़राब है और आप लोग उसके ससुराल वाले हो कि कोई चिंता ही नहीं है, यहाँ पे अपना जश्न मना रहे हैं। और दामाद बाबू आप तो बोले थे बिटिया को लेने आएंगे परीक्षा बाद, ना कॉल किया ना कॉल उठा रहे हैं आप, कितनी बार कॉल किया। तभी ऋषि बोलता है कि पराशर जी मैं माफ़ी चाहता हूँ, हो सकता है कॉल मैंने रिंग ना दिखाई दिया हो क्योंकि मेरे पास फ़ोन नहीं था। क्योंकि ऋषि को यहाँ पे शक हो जाता है कि ये सब अदिति का किया धरा है। झनक बोलती है बाबूजी प्लीज़ यहाँ से चलिए, मेरी तबीयत ख़राब हो रही, मैं 2 मिनट नहीं रुक सकती। तभी पराशर बोलता है नहीं मैं यहाँ से नहीं जा सकता बेटा, पहले मुझे बात जाननी है ये सब यहाँ पे क्या चल रहा है, किसकी कैसा फंक्शन चल रहा है जिसकी वजह से, और इस फंक्शन में तुझे क्यों नहीं बुलाया गया। तभी अदिति बोलती है कि मैंने आपको उस दिन ही बताया था लेकिन आपको समझ में नहीं आया, यहाँ पे मेरी और ऋषि की शादी हो रही है, समझ में आई बात। तभी पराशर बोलता है ये कैसे हो सकता है, तुम्हारी और दामाद बाबू की शादी कैसे हो सकती है, वो तो पहले से ही शादीशुदा है। अदिति बोलती है वो फेक शादी थी ठीक है, और बार बार दामाद बाबू मत कीजिए ठीक है, मेरे बाबा ऑलरेडी हैं, बाबा यहाँ पे आइए। जैसे अनिरुद्ध पीछे मुड़ता है, पराशर को याद आ जाता है कि ये तो अनिरुद्ध बोस है जो बहुत सालों पहले गांव में आया था और नूतन के साथ भी नाइंसाफ़ी किया था। अनिरुद्ध भी पराशर को देख के एकदम से शॉक हो जाता है, उसको लगता है कि अरे भाई अब मैं क्या ही बोलूँगा। पराशर 2 मिनट तक बस शॉक में रहता है, बोलते चलो अनिरुद्ध बाबू आप तो वैसे के वैसे ही अमीर रह गए, 5 साल पहले जैसे थे 10 साल पहले, मैं तो गरीबी में संघर्ष करता हुआ एक कीड़ा मकोड़ा सा ही बन गया, मानना पड़ेगा आपको, मानना पड़ेगा लेकिन आपको, बहुत अच्छी बात है। तभी यहाँ पे अनिरुद्ध बोलता है कि पराशर चलो अच्छा लगा। तभी पराशर बोला चलो पहचाना तो हमें तो लगा आप मुझे पहचानेंगे ही नहीं। तभी अनिरुद्ध बोलता है कि क्या हुआ जिसकी वजह से यहाँ पे आना पड़ा। तभी यहाँ पे पराशर बोलता है क्या हुआ, नूतन याद है कि नहीं आपको, या भूल गए हैं आप, नूतन तो याद ही होगी ना। अचानक से झनक शॉक हो जाती है, झनक को लगता है कि आखिर इस तरह से नूतन की बात क्यों चल रही है। तभी पराशर बोलते हैं क्यों क्या हुआ, बोलेंगे नहीं आप अभी, हम जो बोल रहे हैं बहुत सालों पहले जिस चीज़ों का जवाब लेना था वो तो हम ले नहीं पाए लेकिन आज तो लेंगे। झनक अचानक से चक्कर खा के गिर जाती है, वहाँ पे जेठू सभी लोग पानी पिलाने लगते हैं। झनक बोलती है कि बाबूजी ये सब क्या चल रहा है, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, मुझे बताएंगे। ये सुनकर नीलू तुरंत आ जाती, बोलती तुमको अभी भी चैन नहीं पड़ा, तुम चुपचाप अपने घर पे थी ना तो शांति से रह सकती थी ना, फिर भी ऋषि की शादी स्पॉइल करने के लिए आ गई। लेकिन शायद तुम भूल रही हो कि अभी तुम कुछ भी नहीं कर सकती हो क्योंकि ऋषि की शादी जो है ना ऑलरेडी अदिति के साथ हो चुकी है ठीक है। तो तुम ये फालतू जो भी अपने ड्रामे करना चाहती हो सब बंद कर दो। और वैसे भी कुछ दिन पहले तुम गई थी, तुम इस शादी को नहीं मानती हो, तुम फिर से तुम्हारा ड्रामा चालू हो गया, मतलब तुम उनको खुश देखना नहीं चाहती हो है ना। तभी यहाँ पे झनक बोलती है नीरू दीदी मैं यहाँ पे इसलिए नहीं आई थी, बाबूजी मुझे लेके आए थे और मैं शहरी बाबू से कैसा रिश्ता है कैसा नहीं, ये बात हम आपको बता चुके हैं फिर भी। तभी नीरू बोलती है शायद आपकी बेटी ने आपको बताया नहीं, कुछ दिन पहले ही सारा रिश्ता तोड़ के उसने बोला ये शादी को नहीं मानती ना ऋषि मानता है, तो ज़बरदस्ती की शादी बनाना बंद कीजिए। तभी पराशर बोलते सब झूठ है। अदिति बोलती झूठ नहीं है, इसने कुछ दिन पहले एक फॉर्म पे साइन भी किया, शादी इलीगल है बताया भी, पुलिस के सामने कन्फेस किया, तो किस हक से वो आके शादी करेगी, जिस शादी को लोग मानते नहीं वो शादी का कुछ मोल ही नहीं है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन ऋषि की अभी लीगली वाइफ मैं हूँ और इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ कि आप अपनी बेटी को लेके जाइए। और बार बार झनक को उसकी पत्नी बताना या ऋषि की लाइफ में कोई भी नहीं, हमारा ऋषि का सालों रिश्ता था, ऋषि ने नहीं बताया क्योंकि गांव वालों से डर गया था, हमारी शादी होने वाली थी बट इन मौके पर हमें पता चला, मेरे स्टूपिड डिसीजन की वजह से ऋषि को भी बहुत ज़्यादा कष्ट पहुंचा और मुझे भी, बट अभी नहीं। फिर अनिरुद्ध सोचने लगता है कि क्या पता उस लेटर में सच लिखा था झूठ, मेरा मन मानने को तैयार नहीं है, ऋषि की बात पे मैं कैसे यकीन कर लूँ, ये लड़की क्या मेरी बेटी है, पर ऐसे कैसे मैं मान सकता, हो सकता है झनक ने झूठ बोला हो इसलिए
इसलिए ताकि मैं इसे अपना लूँ, अच्छी लाइफ दे सकूँ। मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। तभी यहाँ पे अनिरुद्ध बोलता है कि पराशर बोलता है कहाँ खोए हुए हैं आप, कुछ जवाब देंगे? अनिरुद्ध बोलता है ये सब बातें बाद में भी कर सकते हैं, अभी आप लोग आ गए हैं हमारे गेस्ट बन के हमारी बेटी की शादी में, तो मैं यही चाहूँगा कि कुछ खा पी के जाइएगा और इस लड़की का अच्छे से अच्छा अस्पताल में इलाज कीजिए, जो भी खर्चा रहेगा जैसे भी होगा वो सब मैं दे दूँगा। ये सुनकर जनक शॉक हो जाते। तभी ऋषि पूछता है आप क्यों खर्चा देंगे, मतलब मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है कि आप किस हक से खर्चा देंगे, आप बोल रहे हैं आप खर्चा उठा लेंगे पर किस हक से। और ऋषि को यहाँ पे डाउट होने लगता है कि ऋषि को कहीं कुछ ऐसा सच तो नहीं पता जो मुझे नहीं पता। तभी अनिरुद्ध बोलता है पर इसमें गलत क्या है। तभी ऋषि बोलता है कि हमेशा जो होता है खर्चे उठाए जाते हैं किसी ना किसी रिलेशन से, और आप किस रिलेशन से खर्चे उठाएंगे वो तो पता नहीं है, बट खर्चे उठाएंगे। और झनक की क्यों लेगी आपकी, क्योंकि आपको दया आ गई। किस लिए दया आ गई? क्योंकि वो लेटर पढ़ के आपको लगा कि चलो कर देते हैं, लेकिन फिर भी सच कन्फेस करने की ताकत नहीं है। बातों को ट्विस्ट करके, फोल्ड करके, मड़ोड़ के कैसे क्या कर सकता हो, वही सब बस चल रहा है दिमाग में आपके, ऐसे थोड़ी चलता है। तभी अनिरुद्ध बोलता है कि मुझे ये सब बातें नहीं करनी है। झनक बोलती है मुझे किसी का 1 रुपया नहीं चाहिए, मैं बस यहाँ से जाना चाहती हूँ। अच्छी बात ये है कि बाबूजी अब ये शादी का रिश्ता ज़बरदस्ती का था, आप भी मान लीजिए। मैं और शहरी बाबू कभी खुश नहीं थे। शहरी बाबू अदिति दीदी से प्यार करते, और अदिति दीदी आप भी मत चिंता कीजिए, मैं आपके और शहरी बाबू के बीच में कभी नहीं आऊँगी, क्योंकि आपका प्यार वो है, मैं नहीं आई हूँ तब से। मुझे पता है किस पे किसका हक है। मेरी तबीयत ख़राब हुई थी इसलिए बाबूजी डर के मारे इधर लेके आए, लेकिन अभी तो आप लोग की शादी भी हो गई है। मैं चाहती हूँ आप लोग साथ में रहिए, हमेशा खुश रहिए, और मुझे इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। मैं यहाँ से चली जाऊँगी, मेरी वजह से आप लोगों को बहुत तकलीफ़ हुआ, अब और ज़्यादा तकलीफ़ नहीं दे सकती मैं। ये सुनकर पुतुल बोलती कैसी तकलीफ़ तो तुम्हें भी हुई, क्या गलती सिर्फ तुम्हारी थी, ऋषि की नहीं थी क्या? अगर सज़ा तुम्हें मिली तो ऋषि को भी मिलनी चाहिए ना। पुतुल की माँ बोलती बस कर पुतुल, तू बातें बहुत बोल रही है, बिना जाने सुने कुछ भी सच नहीं पता। तभी पुतुल बोलती मुझे सब पता है माँ, इसने ऋषि के साथ कितना ज़्यादा हेल्प किया है, हमेशा उसकी जान बचाई, उसका जॉब बचाया, करियर बचाया, सब कुछ। तब यहाँ पे ऋषि की माँ बोलती तो तू क्या कहना चाहती, उसने बचा लिया तो क्या हो गया, इसकी वजह से कहानियाँ भी तो लपेटी गई थी, इसकी वजह से मेरे बेटे की ज़िंदगी बर्बाद हो गई, ज़बरदस्ती का शादी करा दिया। मैं यहाँ पे ऋषि के पापा बोलते और चल मान लिया इसने मदद की ऋषि की, पर उसके बदले में क्या हम इसे पत्नी का दर्जा दे देंगे ऋषि के? वो कभी नहीं हो सकता, अगर ये सोच रही है तो गलत है। झनक बोलती हमें नहीं चाहिए निकोनो दर्जा और जहाँ पहले ही बोल चुके हैं। ऋषि बोलता है ऐसे कैसे नहीं चाहिए, पत्नी का दर्जा ना सही बेटी का दर्जा तो मिल सकता है, और वो तो अब तुम्हें मिल के ही रहेगा। अदिति शौक रहती है कि आखिर ये ऋषि किस बारे में बात कर रहा है। जेठू बोलती क्या हुआ ऋषि, तू क्या बोल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है ये सब तो खुद अनिरुद्ध अंकल बता देंगे। क्यों अंकल, बताइए ना, बेटी का दर्जा इससे मिलेगा कि नहीं? तभी ऋषि बोलती है ये सब क्या चल रहा है यानी, प्लीज़ कोई मुझे बताएगा। ऋषि बोलता है अब तो सच बता दीजिए सबके सामने, क्या सच है क्या गलत, ताकि सबको पता तो चल जाए, लेकिन आप अभी भी कुछ नहीं बताना चाहते हैं। अनिरुद्ध बोलता है कि ये कोई समय नहीं है सच बताने का, और जिस सच की तुम बातें कर रहे हो बार बार चिल्लाने से, किसी के बोल देने से वो सच नहीं होता है। सच क्या है क्या नहीं है मैं भी जानता हूँ अच्छे से। पराशर बोलता है कि अनिरुद्ध बाबू अब नूतन ना रही तो आपको क्या लगता है आप झूठ बोलेंगे? उसकी माँ भले ज़िंदा ना, उसके बाबूजी ज़िंदा है, और आज भी मैं सच बोलने की हिम्मत रखता हूँ। सच तो ये है कि मेरी बिटिया ने बहुत कुछ सहा, वो नहीं सही उसके बाबा के बारे में जान सकती है। तभी झनक बोलती है बताइए ना बाबूजी मेरे बाबा कौन है। माँ बताते बताते गुजर गई। शहरी बाबू बोलते थोड़ा बड़ी हो जाओ तब बताऊंगा, और आप है कि मुँह ही नहीं खोले कभी। मुझे मेरे बाबूजी के बारे में जानना है, आखिर वो कौन है, पूरी ज़िंदगी सिर्फ उन्हें ढूंढती रही हूँ, बता भी दीजिए। आज ऋषि जो होता है वो अनिरुद्ध का पर्दाफाश करता है सबके सामने, और वो बताता है कि वही झनक का पिता है। ये सुनकर मानो अर्शी के होश उड़ जाते हैं। वहाँ पे शादी में खड़े सभी लोग अनिरुद्ध से पूछने लगते हैं, जहाँ पे अनिरुद्ध इस बात से डिनाई कर देता है, और ऋषि इसीलिए झनक का स्टैंड लेता है। आगे एपिसोड पे बने रहिए। दर्शकों लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।